प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि कोर्स प्रारंभ हो चुका है, पहला प्रश्नावली पढ़ाया जा रहा है वास्तविक संख्या का। आज है लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में मुझे आपको देखना है वास्तविक संख्याओं प्रश्नावली 1.1 की सवाल नंबर 4 से 3 सवालें लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। अभाज्य गुणनखंड बताया हूं, लासा मासा बताया हूं, यानी एलसीएम और एचसीएफ बताया हूं। तो वहां से आप लोग सवालों को लगा लीजिए, अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखिए। तो आइए सवाल नंबर 4 से प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657। मतलब क्या है जरा समझिएगा। HCF जो है माने मासा जो है 306 और 657 का जो मासा है वो है 9। समझ रहे ना, यानी दो संख्याएं हैं 306 और 657 और इसका जो मासा है वो है 9। अगर इस तरीके से ब्रैकेट में दो संख्या दिया रहे बच्चों इस तरह से 306 और 657, तो ध्यान से समझिएगा ये दोनों संख्याएं हैं आपकी और ये है मासा। पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यानी जो एलसीएम होगा इसी संख्या का एलसीएम, जिस संख्या का एचसीएफ दिया है उसी का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो कल आपको एक सूत्र दिया था मैंने और उस सूत्र में आपने पढ़ा था एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कल हमने सवाल नंबर 2 में ये प्रूव किया था कि ये सवाल नंबर 2 जो बुक में देखिए, ये सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ रही होगी। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था, जांच करना था दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है और 3 सवालें लगाकर मैंने आपको दिखाया था कि ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के बराबर होता है। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब एलसीएम गुणे एचसीएफ का वैल्यू जो होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा तो हम आसानी से यही वैल्यू रख देते हैं और जो हमको जरूरत पड़ेगी हम उसको निकाल सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए एलसीएम पूछ रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो एलसीएम तो ठीक है, नोट रहने दीजिए। एलसीएम पूछ रहा है भैया। एचसीएफ कितना है, तो कह रहा है एचसीएफ इन दोनों का है 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हैं कितनी, तो वो है 306 और 657। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो 306 और 657 दोनों संख्या है, दोनों का गुणनफल है 9 और गुणे एलसीएम के बराबर। तो एलसीएम बराबर क्या होगा भैया, तो होगा 306 गुणे 657 और 9 का है गुणा, तो दूसरी तरफ होगा भाग। ये बात तो समझ में आती होगी कि 9 का अगर एक साइड में गुणा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने पर 9 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए 9 का भाग हो जाएगा। आप 9 से 306 और 657 को किसी को भी काट सकते हैं। सोच रहे होंगे कैसे किसी को भी काट सकते हैं। हमने आपको क्या समझाया था, हमने कहा था कि जो एचसीएफ होता है ना भैया, वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो संख्या जो होता है एचसीएफ। तो ये दोनों का उभयनिष्ठ है तो श्योर है दोनों को भी आपका विभाजित कर सकता है भाई। तो ये कर सकता है। तो चलिए किसी को भी काट दीजिए। मान लीजिए चलिए इसको काट देते हैं हम। तो 9 7, देखिए 9 7 63 और 63 2 65 27, 9 3 27। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। तो आइए गुणा करते हैं 306 और 73 का। जो भी गुणा आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए 306 गुणे 73 का और गुणा आ रहा है आपका 22,338। 22,338, ठीक है ना। तो ये आपका है एलसीएम। समझ में आ गया। सोच रहे होंगे अगर ये भी समझ में नहीं आया कि 22,338 कहां से आया, तो भैया 306 का गुणा किया हूं किसमें, 73 में। ध्यान दीजिएगा 3 छंग 18, 3 0 0 1 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। 7 छंग 42 होता है, 7 0 0 4 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 2 1 3 9 4 13 और 22 21 1 हो जाएगा 22। ये देखिए 22,338। समझ में आ गया कि नहीं आपको। तो इस तरह से आप आसानी से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलसीएम। सवाल नंबर 4 कंप्लीट है। देख लीजिए सवाल नंबर 4 कंप्लीट है। याद रहे आपको, इस तरीके की सवालें पूछी जाती हैं आपसे।
जहां लासा मासा में से किसी एक को दे देता है, दो संख्याएं दे देता है, कभी कभी गुणनफल डायरेक्ट दे देता है, आप आसानी से एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहीं आपको एलसीएम दिया होता, एचसीएफ पूछता, तो भैया एचसीएफ यहां रोक लेते, एलसीएम की वैल्यू रखकर दूसरी तरफ भेज देते। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सवाल आपको कम समझ में आती है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करके फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर ऑफ n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत, देखिए पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं मैं, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर ऑफ n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n कोई प्राकृतिक संख्या है और इस प्राकृतिक संख्या में ये कहा जा रहा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, अगर ये 6 के ऊपर घात लगी हो, n घात लगी हो, तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, माने वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको एक बात बताता चलूं भैया कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जरा देखिएगा। जैसे कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, 2 की घात आप कितना भी लगा लीजिए, 1 घात लगाएंगे 2 मिलेगा, 2 घात लगाएंगे 4 मिलेगा, 3 घात लगाएंगे 8 मिलेगा, 4 घात लगाएंगे 16 मिलेगा, इस तरह से मिलता चला जाएगा। 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। 3 पर भी लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की घात 4 लगाएंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, इस तरह से ये लगता चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे अगर 10 लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, लिख दो भैया, 2 की घात 10 लिख दो, 10 बार गुणा करो जरा देखो, तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी आपका 512, 512 दूनी 1024। तो देख लीजिए 10 बार गुणा करने पर क्या मिला, तो परिणाम मिला 1024, मीन्स 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो भैया 0 पर कोई संख्या कब समाप्त होगी ये भी समझ लीजिए। किसी भी संख्या पर आप ऐसे घात लगाएंगे नहीं समाप्त होने वाली, तो 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसमें 2 और 5 होगा। कौन होगा, 2 और 5 होगा। देखिए 10 है, 10 की घात 1 10, 10 की घात 2 100, देखिए 0 पर समाप्त होगा। 10 की घात 3 लगाइए, देखिए 0 पर समाप्त होगा 1000, ये देखिए ना। अगर 20 है, 20, ये देखिए 20 की घात 1 20 होता है, 20 की घात 2 लगाइए, 20 सब में 400, देखो 0 पर समाप्त हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि 20 में संख्या है कौन कौन सी, 2 दूना 4 पंचे 20, 2 और 5 उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में 5 से भाग दिया जा सकता है या 2 से भाग दिया जा सकता है या 2 और 5 उसका गुणनखंड है, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए चेक करते हैं क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। लगाएंगे कैसे भाई, तो लगाएंगे ऐसे कि यदि हल लगाएंगे 6 का पावर ऑफ n 0 पर समाप्त होगा यदि 6 के पावर ऑफ n के गुणनखंड, ओए आ रहा है ना, 6 का पावर ऑफ n के गुणनखंड में 5 भी हो। देखो 3 तो मिल जाएगा, 2 तो मिल जाएगा, 5 भी हो। यानी अगर 6 का पावर ऑफ n 0 पर समाप्त हो जाएगा, कब, यदि 6 का पावर ऑफ n के गुणनखंड में 5 भी हो, अथवा 6 का पावर ऑफ n 5 से विभाज्य हो। दोनों बात कह सकते हो, 5 से विभाज्य हो। अगर 5 से विभाज्य है ये संख्या तब भी है, और अगर 5 के गुणनखंड, अगर इसमें 5 का गुणनखंड आ जाता है तब भी ये 0 पर समाप्त हो सकता है। अब देखो 6 का पावर ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, इसका जरा गुणनखंड करिए, तो हम 2 गुणे 3 पावर ऑफ n, ये देखिए 2 3 6। अब इसको अगर अलग अलग किया जाए तो 2 का पावर ऑफ n मिल जाएगा, 3 का पावर ऑफ n मिल गया।
5 तो नहीं मिला ना, देखिए इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, तो हम यही कहेंगे चूंकि 6 का पावर ऑफ n के गुणनखंडन में या गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए 6 का पावर ऑफ n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आपको? देखो अभी मैंने एग्जांपल देके बता दिया, जिसमें 5 होगा, अगर वो संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, 2 भी है उसमें, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 5 और 2 नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 5 के साथ 3 भी रहेगा तो 0 पर नहीं समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 के साथ 2 होना जरूरी है, तो 2 तो मिल जाएगा भैया। 6 के पावर ऑफ n में देखिए 2 गुणे 3, तो 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 भी होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाता। तो मैंने कहा 6 का पावर ऑफ n बराबर 2 इंटू 3 का पावर ऑफ n, और जब मैंने डिवाइड अलग अलग किया तो 2 की घात n गुणे 3 की घात n हो गया। तो 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात इसके गुणनखंड में देखिए 5 नहीं दिख रहा है ना भैया, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो क्लियर है कि 6 का पावर ऑफ n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, या संख्या के गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है, अगर वो 0 पर समाप्त होना है तो। क्लियर? तो बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको लिखना है आंसर, यही इतना लिखना है, इतना भी लिख देंगे, बहुत है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 7 सवालें हैं इस अभ्यास में, और अभी 7 सवालों को लगाना है हम लोगों को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 है बच्चों, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है? ये देखिए, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? माने इसमें कह रहा है कि ये भाज्य क्यों है भाई, भाज्य क्यों है, ये ऐसा कह रहा है। जरा बताइए हमको, आपको भाज्य और अभाज्य पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? जिसका गुणनफल केवल 2 संख्या है, वह स्वयं और 1 होता है, यही होता है ना। ध्यान से समझिए, फिर से आइए देखिए, जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य होगी तो श्योर है 5 गुणे 1 केवल 2 ही गुणनखंड मिल सकते हैं, 1 और 5, ऐसे कह लीजिए 1 और 5 2 ही गुणनखंड मिल सकते हैं। अगर 7 एक अभाज्य संख्या है तो 1 और 7 2 ही मिलेंगे। और अगर ये कोई भाज्य संख्या है, जैसे 4 कोई भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में 1 तो होना चाहिए, 2 और 4, ये देखिए 2 और 4 से भी ये विभाजित होती है, तो 1 4 तो स्वयं है दोनों, 4 और 1 ये तो विभाजित हो रही है, क्यों? क्योंकि ये तो अभाज्य में भी होती हैं। अगर कोई अन्य एक संख्या और आ जाए तभी हम कह सकते हैं कि ये भाज्य है और ये 2 है। अगर 2 यानी कोई एक संख्या गुणनफल के रूप में और आ जाए या उसके गुणा में आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, भाज्य है ना, भाज्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इसमें क्या ऐसी कोई संख्या है जो गुणनफल के रूप में अगर हम लिखें इसको, तो वो संख्या भी उसमें सम्मिलित हो। अगर ऐसा कोई संख्या मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि आसानी से कि ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो आइए इसका हल देखते हैं। समझ में वैसे आ गया होगा, अभाज्य होगा तो केवल 1 और वह संख्या स्वयं होगी, वो किसी से कटेगी नहीं। तो आइए इसका हल देखते हैं। हल कैसे लगाएंगे इसको ना, तो देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए एक काम तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भैया, तीनों का गुणा करके 13 जोड़ लीजिए। एक काम तो सीधा सीधा कर सकते हो, माने 11 7 और 13 का गुणा करिए और 13 जोड़ लीजिए, जो संख्या मिलती है उसका गुणनखंड कर लीजिए। यदि वह किसी संख्या से कटती है, 2 संख्या के गुणा के रूप में आप लिख देते हैं, तो वो भाज्य है। और दूसरा तरीका ये थोड़ा सरल हो जाएगा, 13 आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। 13 दोनों में है ना, देखिए ये 13 13 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए।
अब जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या, देखिए 7 गुणे 11, यहाँ से 13 निकल गया 1, अब प्लस 13 निकल गया तो 1, ये देखिए तो 13 गुणे 11 सते 77 और 1 कम 77 प्लस 1, तो 77 और प्लस 1 तो ये मिल गया 78, ये देखिए 78 मिल गया कि नहीं। तो देखिए जो संख्या मिलेगी अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का, तो हमको गुणनफल मिलना है 1014। 1014 देखिए 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 7 91 10 101, 1014 मिलना है। अगर हम 1014 का गुणनखंड करते हैं तो हमको मिल जानी है संख्या, ठीक है, तो संख्या मिल जाएगी। अब अगर हम देख रहे हैं कि 13 गुणे 78 माने दो संख्या के गुणनफल के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पे ऐसे ही कह सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा 1014, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि एक व स्वयं के अलावा भी संख्या में गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। ठीक है, दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अलावा अगर गुणा में कोई और मिल जाए तो जान लीजिए वो भाज्य है। तो 13 गुणे 78 देखिए 1014 संख्या है और 13 गुणे 78 माने 13 से भी ये डिवाइड हो सकती है, 78 से भी डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब यही है कि इसको डिवाइड करने वाली एक और स्वयं के अलावा भी संख्या है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर। चलिए आइए दूसरी देख लेते हैं, इसी में खंड 2 भी देख लेते हैं। देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 1। अब आप 5 गुणे इनको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिएगा 2 3 6 6 चौका 24 24 छक्का और जितना भी आएगा उसका गुणा 7 कर लीजिएगा, 1 ऐड कर लीजिएगा तो आना है 1008। ये गुणा आएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। ठीक है, तो चूंकि ये संख्या में आपको दो संख्याएं मिल गई हैं, ये 5045 मिलेगा आपको, 5045 मिलेगा और 5045 दो संख्या के गुणा के रूप में है, यानी कि 5 गुणे 1009 कह सकते हैं, गुणनखंड है इसका। इसलिए चूंकि संख्या का गुणनखंड संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। ठीक है, तो दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पे संख्या में एक व स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। माने किसी संख्या का अगर गुणा के रूप में, जैसे किसी एक संख्या का भी अगर गुणा हो गया उस संख्या में अतिरिक्त, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या आपकी भाज्य है। दोनों संख्याएं चेक हो गई कि भाज्य हैं। देखिए इसके गुणा में ये मिला था तो 13 से भी ये विभाजित है, 78 से भी विभाजित है, इसमें 5 से विभाजित है, 1009 स्वयं आपका वो कटेगी नहीं, वो अभाज्य संख्या है। तो 5 से है चूंकि, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन को चूंकि क्वेश्चन बड़ा है मैं नोट नहीं करूंगा, सवाल को मैं पढ़ के आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूं। और आप अगर इस सवाल को, किताब है आपके पास आप पा सकते हैं, अगर किताब नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, लिंक मैं दे दूंगा इसमें, वहां पर इस किताब का PDF मौजूद होगा या फिर चैप्टर की सभी सवालों को मैं उस पर दे दूंगा, वहां से आप लोग सवाल को देख सकते हैं। ठीक है,
तो आइए देखिए, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं, एक सर्कल है, इस तरह से एक सर्कल है बच्चों, इसी सर्कल पर ये दोनों दौड़ रहे हैं। मान लो एक स्थान से दोनों शुरू करते हैं दौड़ना, इसी स्थान से। एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। तो सोनिया और रवि ये दोनों यहीं से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और एक को लगता है 18 मिनट, एक को लगता है 12 मिनट। दोनों 18 और 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। इनकी मुलाकात कब होनी है? तो ऐसी जो भी सवालें मिले, एक दिशा में अगर मैटर हो, एक ही दिशा में कार्य हो रहा हो और कुछ समय अलग अलग लग रहा हो, तो सबको एक समय पर मिलने के लिए आप इसका क्या निकाला करेंगे? एलसीएम निकाला करेंगे भैया। तो 18 और 12 का क्या निकालना है? लासा। तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 2 दूना 4 और नहीं 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और 12 हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12। और लासा के लिए मैंने बोला है क्या करना है? दोनों में जो उभयनिष्ठ हो वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे? एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों को जो इस तरह की सवाल मिले, अगर कोई व्यक्ति सर्कल पर हो, एक ही दिशा में दौड़ रहा हो, या फिर एक ही बिंदु से दो लोग दौड़ना शुरू करते हो एक ही दिशा में, वह वापस कब मिलेंगे, अगर ऐसी कोई बात होती है तो इस तरीके की सवालों में आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है। इसको याद रखिएगा, आसानी से 18-12 का लासा निकाल लीजिएगा, 36 मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। 36 मिनट बाद ये मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों की प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई है। 3 लेक्चर्स लगे हैं इसको खत्म करने में। सबसे पहले बेसिक बताया हूँ लेक्चर 2 में, और 3 में आपको प्रश्नावली पढ़ाया हूँ। पहली में 1 से 3 सवालें हैं, दूसरी में 4 से 7 सवालें हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगले लेक्चर नंबर 4 में 1.2 को शुरू करूंगा, उसके बेसिक्स को बताऊंगा, और उसके बाद प्रश्नावली को सवाल आगे बढ़ाऊंगा। जो भी सवालें आप लोगों को बच्चों समझ में नहीं आती हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले लेक्चर में मैं उसको सम्मिलित कर लिया करूंगा और आप लोगों को आंसर अच्छे से मिला करेगा। तो अगले लेक्चर के लिए वेट करिए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।